चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं 9th क्लास एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड और चैप्टर एक्सरसाइज 1 जो एक्सरसाइज हमारी वो 2 है और पर्सनालिटी 2 शुरू हो जाएगी हमारी। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस से आपको विस्तार से बताएंगे कि बहुपद क्या होता है, कैसे बहुपद में पहचान करी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बहुपद पॉलिनोमियल्स इसको बोला जाता है इंग्लिश में, पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद के बारे में क्या होता है, इससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा दोस्तों, चर राशियां क्या है और अचर राशियां क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल की हमें पहचान करनी पड़ेगी, तब हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए पहले हम चर राशि के बारे में डिस्कस करते हैं। चर राशि वेरिएबल वैल्यू चर चर यानी कि चरना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, ये होता है आपका चर। ठीक है, चर यानी कि हमारा जो है मान चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है समय समय पर उनकी वैल्यू के अनुसार। ठीक है, तो उन्हें चर राशियां कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों, वे चर जिनका मान बदलता रहता है, वे चर राशियां जिनका मान बदलता रहता है, या ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, वे चर राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, चर राशि कहलाती है। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कुछ और आ गई, दूसरे क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कुछ और आ गई, और अगले चैप्टर में उसकी वैल्यू कुछ और आ गई। तो ऐसी राशियों को हम चर राशियां बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड, किसी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, कोई निर्धारित मान नहीं होता एक्स का। मैं सवाल करूंगा पहला, उसमें एक्स का मान कुछ और होगा, मैं 10वां सवाल करूंगा तो उसमें एक्स का मान कुछ होगा। तो ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है चर राशि कहलाती हैं, और वे एक्स वाई जेड भी हो सकती हैं और ए बी सी भी हो सकती हैं, जो भी हम मान लेते हैं, पी क्यू आर भी हो सकती हैं, ईटीसी। ऐसी बहुत सी संख्या अपने पास से ली जा सकती है। जो संख्या अपने पास में या क्वेश्चन में दी होती है, ऐसी संख्याओं के मान बदलते रहते हैं, हर क्वेश्चन में मान अलग आता है, हर चैप्टर में उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। तो ऐसी राशियों को चर राशियां कहा जाता है। अगला जो आता है हमारा दोस्तों, अचर राशियां। कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू अचर राशियां दोस्तों, ऐसी राशियां जिनका मान बिल्कुल रहता है निर्धारित, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हम, तो ऐसी राशियां हमारी अचर राशियां कहलाती हैं। और ये दोस्तों कैसी होती हैं, ये हमारे सारे नंबर होते हैं, जितने भी हमारे नंबर होते हैं वे सारी अचर राशियों में काउंट होती है। ऐसी राशियां जिनका मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, या जिनका मान नहीं बदलता है। नियत मतलब एक स्थिर, आप स्थिर भी कह सकते हो,
स्थिर रहता है अचर राशियां कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, जिनका मान हम चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी वैल्यू में मान 10 है तो 10 ही रहेगा, 10 को आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कोई भी नंबर A to Z, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो जिनका मान चेंज नहीं हो सकता, जिनका मान बदल नहीं सकते, जो मान नहीं बदलते हैं, किसी क्वेश्चन में ये 2 आ रहा है किसी का आंसर, और किसी और में भी 2 आ रहा तो 2 ही रहेगा, 2 को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 तो 2 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, वे हमारी क्या कहलाती है? अचर राशियां कहलाती हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है वो, जिनका मान हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चर और अचर राशियों के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, आप जो आती है हमारी पॉलिनोमियल आती है। पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, बहुपद क्या होता है? एक होता है दोस्तों, मैं पिछली क्लास में पढ़ाया कर चुका आपको, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसे भी दोबारा रिवाइज करा देते हैं, पूर्ण संख्याएं या नॉन नेगेटिव नंबर। होल नंबर या नॉन नेगेटिव नंबर, पूर्ण संख्या या होल नंबर, जो आपको संख्या पद्धति में पढ़ाया जा चुका है, उसका भी यहाँ पर रोल है। तो वो क्या होती है दोस्तों? संख्याएं, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर, नाम से पता चल रहा है। या पूर्ण संख्या आपने डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली बार, तो वे संख्याएं जो हमारी 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्लस वाली, तो उन्हें हम नॉन नेगेटिव या होल नंबर कहलाते हैं। जैसे ये चल रही है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो क्या होते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर या नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये हमारी अनंत तक जाती है, 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ये आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे इन चीजों को, ये पिछली क्लास में पढ़ाई जा चुकी है। बहुपद क्या होता है? अचर राशि, मल्टीप्लिकेशन, चर राशि, और इसकी पावर होल नंबर, ये पूर्ण संख्या है। बहुपद पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू इनटू वेरिएबल वैल्यू की पावर होल नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी जब पॉलिनोमियल्स होता है आपका, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, इसकी पावर में है। पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ठीक है, ये हमारा बहुपद कहलाता है। बहुपद जो है इस तरह से बनेगा, कोई भी बहुपद बना लो आप, उसमें ये वैल्यू होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे आपने देखा p इज इक्वल टू 3, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जैसे x हुआ और x की पावर 3। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया आपकी 3, ये वेरिएबल हो गया x, और ये इसकी
होल नंबर 0 से लेके शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, पॉजिटिव नॉन इंटीजर होता है ये, ठीक है। इसकी पहचान करना बहुत आसान है। आपको ये 3 चीज याद रखनी है केवल, कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है और होल नंबर क्या है। आप तुरंत बता दोगे कि ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, आपने लिखा x की पावर -1/2 है। अब ये पूछ रहे हैं कि बताइए ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद की पहचान क्या है दोस्तों? सबसे पहले अचर राशि, उसके बाद वेरिएबल और उसके बाद पावर उसके होल नंबर होना चाहिए। ये इसकी पहचान है। और इसकी पहचान करते हैं पहला कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू तो दोस्तों यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या करेंगे, यानी कि 1 into कर देंगे, 1 की गुना करेंगे तो वेरिएबल पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने पर, 1 से डिवाइड करने पर, 1 से गुना करने पर, 1 से भाग करने पर किसी भी चर राशि के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल अपनी सुविधा के अनुसार वो काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई कर दी तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल सेम वैल्यू वही रहेगी। अब आपके पास अचर आ गया है x, वेरिएबल क्या है दोस्तों यहाँ पे x, अचर कितना आया है 1, वेरिएबल क्या है x, और इसकी पावर कितनी है दोस्तों, -1/2। लेकिन -1/2 कैसी नंबर है, ये तो नेगेटिव नंबर आ गया है। और हमने क्या बताया कि जो होल नंबर होते हैं वे 0 से लेकर शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर। तो इसकी यहीं पर पहचान हो रही है कि दोस्तों ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव नंबर आ रही है और नेगेटिव नंबर होल नंबर में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन ये दे दिया, x की पावर √2, x की पावर 5, वो आपसे बोलेंगे बताइए ये बहुपद है ये नहीं है। तो पहचान करने के 3 तरीके हैं दोस्तों हमारे पास। सबसे पहला अचर, फिर वेरिएबल और फिर उसकी पावर होल नंबर। इस तीनों चीज की पहचान कर लो। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है इसमें, बहुपद है या नहीं है, इसकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, √x। अब √x कैसा नंबर है, ये अचर पद है या नहीं है, अचर बहुपद है या नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं है, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो दोस्तों √2 एक अचर बहुपद है, ये अचर राशि है, ठीक है ना। रूट वाली जितनी भी वैल्यू है ये सारी क्या है, अचर राशि। और x क्या है दोस्तों, वेरिएबल है, और इसकी पावर कितनी है 5। 5 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है। इनके बीच में जो भी संख्या आएंगी प्लस वाली तो सारी पूर्ण संख्या होंगी। तो √2 क्या है, अचर राशि है। x क्या है, चर राशि है, इसकी पावर कितनी है 5 जो पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। अचर राशि की एक छोटी सी ये भी ध्यान कर लेना दोस्तों, जो कांस्टेंट वैल्यू है अचर राशि है उसमें क्या होता है, अचर राशि क्या होता है दोस्तों। अचर राशि मैंने अभी आपको बताया समझाया क्या है, वे संख्याएं या वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन नहीं हो सकता है, जिनके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू वहां पे भी रहेगी, हर सवाल में उसे नहीं परिवर्तित किया सकता, तो वे अचर राशि कहलाती है, ठीक है। अब ये अचर राशि है √2, लेकिन आपको कहोगे तो रूट में आ गई, तो समस्त वास्तविक संख्याएं अचर राशि कहलाती है। जितनी भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, समस्त यानी कि सारी समस्त वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, अचर राशि कहलाती है। बताइए समस्त वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या की डेफिनेशन आपको बताई जा चुकी है लास्ट चैप्टर में। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जितनी भी संख्याएं बनेंगी हमारी, वे सारी वास्तविक संख्या क्या ली जाएंगी। अब परिमेय की अलग डेफिनेशन है और अपरिमेय की अलग डेफिनेशन है। तो ये जो आपको पिछले चैप्टर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे,
सारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है ना। तो समस्त वास्तविक संख्याएं अचर राशि कहलाती हैं। जैसे तुमने लिखा 2, तुमने लिखा कि माइनस के 2/3, तुमने लिखा माइनस के √15, तुमने लिखा √13/2, माइनस के 100/3, माइनस के 105। ये जितने भी संख्याएं हैं ये अचर कहलाती हैं। अचर राशि के, अचर राशि में ही ये काउंट होंगी, अचर राशि ही कहलाया जाएगा, ठीक है। तो एक तो होता है जिसके मान में परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, वो अचर राशि कहलाती है। जिनके मान में परिवर्तन नहीं हो सकता है, अचर राशि कहलाती है, ठीक है दोस्तों। और समस्त वास्तविक संख्याएं भी अचर राशि कहलाती है, ठीक है। तो चलिए ये आपके बारे। अब आते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1, चर राशि के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, चर राशि के आधार पर बहुपद हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1, एक चर राशि बहुपद। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, एक चर राशि। जैसा आपने लिखा दोस्तों 6x²। इसमें कितनी चर राशि है दोस्तों? एक चर राशि है x। चर राशि कितनी है इसमें? एक है। अगला लिखा हमने 3a/2 माइनस -a। इसमें चर राशि कितनी है? a एक चर राशि है। हमें केवल ये देखना कि चर राशि है कितनी। मान लिया मैं आपके सामने लिख दूं 3x² प्लस के y, तो दोस्तों ये कितनी इसमें होगी? इसमें चर राशि कितनी होगी? एक तो x होगी और एक y होगी, दो चर राशि होगी। चर राशि का मतलब ये है कि केवल एक चर में हो, चाहे वो कितने भी हो उसके अंदर पद, टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन ये सारी कितनी होनी चाहिए? एक ही चर में होनी चाहिए। जैसे आपने लिखा 3y² माइनस के 5y प्लस के 2। अब ये पूरी बड़ी टर्म है, लेकिन इसमें कितने चर राशि हैं आपको ये देखना है। यहाँ पे क्या है? y, यहाँ पे भी क्या है? y। ये y में चर राशि है। टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, टर्म्स से कोई लेना देना नहीं हमारा। हमें केवल ये बताना है कि एक चर राशि बहुपद क्या होता है। ऐसे बहुपद जिनके अंदर केवल एक ही चर राशि हो, एक चर राशि बहुपद कहलाते हैं। चाहे वो आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ऐसे नहीं हो सकता। इसमें दो चर राशि बहुपद होगी, एक x होगी चर राशि और एक y होगी चर राशि। ये इनकी पहचान करनी है। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें यही पता करना होगा आपको कि ये बहुपद है, कौन कौन से बहुपद है, इनमें कौन सी एक चर राशि वाले हैं, कौन से दो चर राशि वाले हैं, इनके बारे में ही डिटेल से उन्होंने पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह जान लेना है कि एक चर राशि बहुपद क्या होता है। एक चर राशि बहुपद वो होता है दोस्तों, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर राशि हो, ठीक है, वो एक चर राशि बहुपद होता है। चाहे उसमें पद कितने भी हो, एक पद वाला है, ये भी एक पद वाला है। इसमें कितने पद हो गए दोस्तों? 1 2 3, इसमें 3 पद हो गए, लेकिन चर राशि इसमें एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो एक चर राशि वाले बहुपद, दो चर राशि वाले बहुपद, दो चर राशि वाले बहुपद। पॉलिनोमियल टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स विद
टू वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल कितने हो जाएंगे दोस्तों, दो हो जाएंगे। अब तक हमारे पास एक वेरिएबल था यहाँ पे, अब हमारे पास टू वेरिएबल आ जाएंगे, जैसे 3x² प्लस के 2y, कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, a प्लस 5b अपॉन 2। वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल a हो गया और एक वेरिएबल b हो गया, दो वेरिएबल हो गया हमारे पास। 3y² प्लस के z² बटा 2। वेरिएबल कितना हो गया, दो हो गया, एक y में वेरिएबल हो गया, एक z में वेरिएबल हो गया। हमें केवल ये पहचान करनी कि इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं। कितने वेरिएबल है दोस्तों, दो वेरिएबल है। टर्म कितने भी हो सकती हैं और पद किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, हमें इससे लेना देना नहीं है। हमें केवल ये पहचान करनी है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं, हमारे चर राशियां कितनी है। जब इसमें चर राशि दो है तो ये बोला जाएगा दो चर राशि वाला बहुपद। ये बहुपद है किसमें, दो चर में, दो चर राशि वाला बहुपद। तीन चर राशि वाला बहुपद। तीन चर राशि वाला बहुपद, ऐसे बहुपद जिसके अंदर तीन चर राशियां होती हैं, तीन चर राशि वाला बहुपद कहलाता है। जैसे 3x माइनस के 5y प्लस के 2z। एक चर राशि क्या होगी दोस्तों, x, दूसरी चर राशि क्या होगी y और तीसरी चर राशि क्या होगी z। तो अंदर कितने चर राशि होगी, तीन चर राशि होगी। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते दोस्तों कि 3x² क्यूब प्लस के 5x² माइनस के 10x। इसमें तीन पद है, इसमें कितनी है चर राशि x, इसमें क्या है चर राशि x, इसमें क्या है चर राशि x। पद कितने भी हो, चर राशि आपको काउंट करनी, चर राशि कितनी है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, किंतु x में हो गया चर राशि, केवल एक ही चर राशि है x, दो तो नहीं है इसमें, चर राशि तो एक ही है। पद भले कितने हो जाए, एक दो तीन पद है, लेकिन चर राशि कितनी है, एक। x में चर राशि है तो इसे बोला जाएगा एक चर राशि वाला बहुपद, इसमें काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे कितनी है, एक चर राशि क्या हो गया x, दूसरी चर राशि y, तीसरी चर राशि z, तीन चर राशि वाला बहुपद हो गया ये। 3a² माइनस के 10/3 a प्लस के 5 b 5c क्यूब। देखो दोस्तों इसमें कितनी चर राशि है, एक तो a हो गया, a में चर राशि आ गई, अगली टर्म्स b में चर राशि है, उससे अगली टर्म्स c में चर राशि है, तीनों एक साथ मिली हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तीन चर राशि वाला बहुपद बनेगा। ठीक है ना दोस्तों, तीन चर राशि वाला बहुपद। अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अचर बहुपद आपको बताया जा चुका है, अचर राशि के बारे में बताया जा चुका है। क्या थी अचर बहुपद, ये आपकी अचर राशि है, जो भी अचर राशि है 5 अचर बहुपद हो गया ये। ठीक है ना, केवल अचर, चर राशि न हो, इसमें नाम से पता चल रहा है। कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स, ओनली कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट्टे में भी हो सकती है, लेकिन वो होनी क्या चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू, अचर बहुपद, कांस्टेंट वेरिएबल, उसमें केवल कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, उसमें और कोई राशि नहीं आएगी, उसमें वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनॉमियल्स, जीरो
जीरो पॉलिनोमियल्स जीरो, शून्य पॉलिनोमियल्स शून्य बहुपद यानी कि शून्य, ये शून्य बहुपद कहलाया जाएगा। ये अचर, एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर राशि वाले बहुपद, ठीक है। और अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल और शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल यानी कि जीरो, ठीक है ना। ये जीरो पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। क्यों कहलाया जाएगा जीरो पॉलिनोमियल? इसकी देखो क्या खासियत है। हमने बहुपद की डेफिनेशन दी थी दोस्तों। बहुपद क्या होता है? उसमें क्या होना चाहिए? कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब इसको जांच कर लेते हैं कि ये कैसे है। अच्छा, बहुपद कैसे है ये? तो मैंने क्या कहा था, 1 इंटू 0 और इसकी पावर दोस्तों क्या लिख लो? 0, ठीक है। या एक लिख लो, 0 की पावर तो एक 0 ही रहेगा, या 100 लिख लो, कुछ भी लिख लो दोस्तों। मान लिया हमने 1 लिख दिया, सॉरी, दोस्तों 0 है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या लिखा इसके इंटू में? इंटू करके x की पावर 0। अब आप इसकी पहचान करिए। 0 तो है हमें दे रखा, ये क्या होगी? कांस्टेंट वैल्यू। ये वेरिएबल हो गया और इसकी पावर क्या है? होल नंबर, जो 0 से शुरू होती है, नॉन नेगेटिव नंबर। तो कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर 0, तो ये क्या होगा? एक बहुपद हो गया, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। अब जो शून्य होता है उसमें किसी भी चीज की गुणा कर लो तो वो 0 बना देता है सबको, ठीक है। इसलिए हमने x की गुणा करी अपनी मर्जी के मुताबिक, ये हमने अपने पास से काम करा है, ठीक है। और उसकी पावर 0 लिखो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है दोस्तों। किसी की भी पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1। यानी कि दोस्तों x की पावर अगर 0 है तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। 0 के 1 में गुना कर दीजिए दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 0 आ गया, हमारा 0 था और 0 आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। तो ये केवल हम अपने पास से दिखाने के लिए कि ये बहुपद है या नहीं है, हमें उन चीजों को लाना पड़ेगा फॉर्मूला को, कि हमने बहुपद की क्या डेफिनेशन थी पॉलिनोमियल की? कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू और उसकी पावर होल नंबर। इस चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा अगर वो बोलता आपसे कि ये बहुपद है या नहीं है। पॉलिनोमियल, बहुपद, कांस्टेंट वैल्यू, अचर राशि, वेरिएबल, चर राशि, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इन तीनों चीजों को सेटिस्फाई कर दीजिए आप अपनी अपनी जगह जहां जहां ये है, तो वो हमारा बहुपद होगा, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। अब ये तुम्हें पता रखना पड़ेगा कि चर राशियां क्या होती है, अचर राशियां क्या होती है, होल नंबर क्या होता है। अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानकारी रखते हो तो आपको सेकंड लगेंगे इसको वेरीफाई करने में कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है दोस्तों। दोस्तों दूसरा आता है हमारा पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, ये तो था चर राशि के आधार पर, वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। अब आ रहा हमारा पदों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, जो पद है उनके आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर हमारे पास कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। इससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, चर राशि के आधार पर कितने बहुपद होते हैं। और अब आता है आपका दूसरा नंबर, पदों के आधार पर कितने बहुपद हमारे पास होते हैं। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। रेखिक बहुपद, या एक पदी, लीनियर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स यानी कि पी, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी कि पी, ठीक है ना। रैखिक बहुपद, एक पदी बहुपद,
नाम से पता चला, ऐसे बहुपद जिनके अंदर एक पद हो, ऐसे बहुपद जिनके अंदर केवल एक ही पद हो, वो क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे 5x⁴ पद कितने हैं केवल इसमें दोस्तों? एक ही पद पूरा काउंट हो जाएगा। ये रूट 5/3 x y z, इसमें कितने पद है दोस्तों? एक पद है। ये पूरा एक पद है, इनके बीच में कहीं भी कोई निशान नहीं है प्लस या माइनस का, ठीक है। जहां पे प्लस माइनस के चिन्ह बढ़ जाते हैं वहां पे पदों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे एक ही निशान है, तो ये एक बहुपदी है, एक पदी है, ये पूरा एक पदी माना जाएगा। अब इसमें चर राशियां कितनी भी हो सकती हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल देखना है इसके अंदर पद कितने हैं। मान लिया मैं कैसे बोल दूं, माइनस के √7/4 कितने हैं? एक पद है, पूरी काउंट जो है एक ही है, एक निशान एक ही पद है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जिसके अंदर एक पद आ रहे हो उन्हें एक पद ही बोलते हैं। 3p/50 ये पूरा एक पद कहलाया जाएगा। एक पद क्यों कहलाया जाएगा दोस्तों? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे 3x² प्लस के 5y माइनस के 10, इसमें कितने पद हैं? एक पद तो ये हो गया प्लस से पहले, एक पद ये हो गया माइनस से पहले, और तीसरा पद ये हो गया। इसमें 3 पद है। कितने पद है दोस्तों? इसमें 3 पद है। एक ये हो गया 3x², ये पूरा कंप्लीट एक पद बोला जाएगा। दूसरा हो गया 5y, ये दूसरा पद वाला हो गया। ये 10 हो गया, तीसरा पद हो गया। तो इसमें कितने पद हो गए? एक पद, 2 पद, 3 पद। इसमें देखो एक निशान तो ये आ रहा है प्लस का बीच में, और एक निशान ये आ रहा है, एक चिन्ह ये आ रहा है इसमें माइनस का। कितने चिन्ह आ रहे हैं दोस्तों इसमें? और जिसका कोई चिन्ह नहीं होता शुरू में, जैसे शुरू में 3 है, जिसका कोई चिन्ह नहीं तो हमेशा प्लस का चिन्ह माना जाता है। इसको आप लिखो या ना लिखो, अगर माइनस है तो लगाना पड़ेगा, और प्लस है तो शुरू वाले पद में प्लस का निशान नहीं लगाना पड़ेगा। कितने चिन्ह है? 1 2 3 चिन्ह है, तो 3 पद होंगे, जाहिर सी बात है। जितने उसमें पद बहुपद में जितने भी चिन्ह होंगे उतने ही उसके अंदर पद होंगे। अब यहाँ पे देख लो कितने चिन्ह है दोस्तों? एक चिन्ह है, एक, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस का है, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता, तो ये क्या है? एक पद। इसमें कोई चिन्ह नहीं है, ये भी प्लस का है, इसमें कितने पद है? एक पद है। इसमें कितने चिन्ह है? प्लस का है, एक पद है। ऐसे पद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है, जिसमें केवल एक ही पद हो, वो क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद या एक पदीय बहुपद, ठीक है। एक पदीय बहुपद, ठीक है। इसमें चर राशि का कोई लेना देना नहीं है, वो एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि वो टर्म्स कितनी है। टर्म्स तो केवल 1 ही है ना, तो उसमें 1 टर्म्स आपको काउंट करनी है नंबर की। द्विपदी, बहुपद, ठीक है दोस्तों। द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स। बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स, द्विपदी, यानी कि द्विपद में हो दूसरा, जिसका क्या हो? जिसके अंदर 2 पद हो, ठीक है। बाइनोमियल, द्विपद, ठीक है। ऐसे बहुपद जिनके अंदर 2 पद होते हैं, कितने पद होते हैं दोस्तों? ऐसे बहुपद जिनके अंदर 2 पद होते हैं वो द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों 3x² माइनस के 10y, एक पद ये हो गया, इसका कोई निशान नहीं है शुरू में, ये प्लस का निशान काउंट होगा, उसे लिखो या ना लिखो। और दूसरा पद क्या हो गया? 10y। पहला पद 3x² हो गया, और दूसरा पद माइनस के 10y हो गया, ठीक है।
जैसे माइनस के 5 वाई स्क्वायर प्लस के 10 वाई 10/3 वाई। कितने पद हो गए दोस्तों? एक पद तो हो गया माइनस के 5 स्क्वायर और एक पद हो गया 10/3 वाई, 2 पद हो गए। यहां भी ऐसे भी कह सकते हो दोस्तों, x प्लस √2। कितने पद होंगे दोस्तों? एक x हो गया और एक √2 हो गया, 2 पद हो गए इसमें। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनके अंदर केवल 2 पद होते हैं वे द्विपदी बहुपद कहलाते हैं, बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ऐसे पदों को हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। सी पार्ट त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी है। ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। नाम से पता चला त्रिपदी है। त्रिपदी है ऐसे बहुपद जिनके अंदर 3 पद होते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। which have 3 terms, which have 3 terms। ऐसे बहुपद जिनके अंदर 3 पद होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे 30x² माइनस के 5 y प्लस के 6z। एक पद ये हो गया दोस्तों, दूसरा पद -5y और तीसरा पद 6z। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 6/5 a माइनस के √5/4 b प्लस के 17/21। एक पद ये हो गया 6/5 है, दूसरा पद √5/4 b और तीसरा पद 17/21। 3 पद हो गए इसमें। अगर कल को दोस्तों आपसे वो ये कहे कि 5y² माइनस के √21/11 a प्लस के 17/221 b माइनस के 137/315। ये इस तरह का क्वेश्चन देता है और आपसे कहता है इनके पदों को छाटिए। इसमें कितने पद हैं? 4 पद है, तो 4 पद ये बहुपद कहलाया जाएगा। पहली बात तो ये। और कहने लगे इनके पदों को अलग अलग लिखिए। तो आप अलग अलग कैसे लिखोगे दोस्तों? आप अलग अलग लिखोगे। पहला कितना है दोस्तों? 5y² प्लस क्या है? 5y², कोमा लगाओगे। दूसरा पद कितना है दोस्तों? माइनस के √21/11 है, माइनस के √21/11 a। तीसरा पद क्या है दोस्तों? 17b/221 और चौथा पद क्या है? माइनस के 137/315। ये इसके पार्ट हो गए 4 भाग, 4 टर्म से चारों को अलग अलग लिखने के मेथड हो गए, तरीके हो गए। पहला था क्या था? 5y², कोमा अगला क्या था? माइनस के √21/11 a। ठीक है ना। अगला चिन्ह शुरू होने से पहले जितने भी उसके अंदर मतलब दे रखी है हमारे टर्म्स, वो सारे एक साथ लिखी जाएंगे। जो सारे एक साथ ही है, जैसे प्लस था यहाँ पे, इससे पहले सारी है, तो ये हमारा पूरी एक टर्म्स कहलाई जाएगी। अगला चिन्ह क्या है? माइनस। इससे पहले जितने भी हैं, पिछले चिन्ह से बाद में और अगले वाले चिन्ह से पहले जितने भी बीच में आए हैं ये सारे टर्म्स कहलाए जाएंगे। इनको हम अलग से लिखेंगे 17b/221 और लास्ट वाला क्या होता है? माइनस इसके साथ रह गए तो 137/315 है। ये इस तरह से अलग अलग आप लिख सकते हैं। ये अलग अलग लिखने का तरीका है उनका। ठीक है, तो ये त्रिपदीय बहुपद, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल ऐसे बहुपद जिन बहुपदों में 3 पद होते हैं, ठीक है, वे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ पावर, और डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री। घात के आधार पर हमारे पास कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। अगर हम घात के आधार पर ले, पावर के आधार पर ले, बेसिस ऑफ पावर के आधार पर, तो हमारे पास कितने तरह के बहुपद निकल कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 सबसे पहले तो वही है एक घाती यानी कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या एक घातीय। लीनियर पॉलिनोमियल्स। दोस्तों नाम से पता चल रहा है एक घातीय, रैखिक, लीनियर, ऐसे बहुपद जिसकी घात एक हो, ऐसे बहुपद जिसकी घात एक हो, तो वे कैसे कहलाते हैं? एक घातीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया दोस्तों 5a। अब इसकी जो a है, यहाँ पे जो दोस्तों a है, मैंने लिखा है 5a/2। इसकी घात कितनी है दोस्तों? 1। इसकी घात नहीं दिखाई देती हमें, कोई भी नंबर इसकी घात नहीं दिखाई देती। इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। ठीक है ना, जिनकी घात 1 होती है उस एक को लिखो या ना लिखो, वो एक अंडरस्टूड रहती है। ठीक है, एक घात सभी की रहती है। अगर मैं यहां लिखता 5a²/2, ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा 5a²/2, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि a की घात कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर मैं 1 नहीं लिख सकता अपने पास से। जो 2 है तो 2 तो रहेगी 2। जिसकी घात कुछ नहीं होती है, यानी कि हमें दिखाई नहीं देती जिसकी घात होगी, उसकी घात आप 1 लिख सकते हो। यहाँ पे 5 की घात कुछ नहीं दिखाई दे रही, तो आप यहाँ पे 5 की घात 1 लिख सकते हो। 2 की घात कुछ नहीं दिखाई दे रही, तो 2 की घात 1 यहाँ पे लिखेंगे। 1 लिखो या नहीं लिखो, तो 1 तो हमेशा रहती है। ठीक है, लेकिन 1 से ज्यादा जो भी संख्या होगी उसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते, उसमें 1 नहीं दे सकते हम। यहाँ पे अगर हम 1 कर दें तो 1 की पावर 2 को मिटाओगे 1 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। 1 की पावर 2 है तो 2 ही रहेगी। ठीक है ना, बड़ी तो हो सकती है, लेकिन जब पावर कुछ भी नहीं शो करेगी हमें, तो वहां पर हम 1 लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ो, लिखो या ना लिखो। ठीक है, लिखेंगे तो हम देख जाएंगे कि 5 की घात 1 है, 1 की घात 2 है और 2 की घात 1 है। ठीक है ना, ये चीज हमें पता चल जाएगी। तो ये आ गई 5a की पावर 5a/2, या ऐसा लिख दो 3y+2। y की घात 1 है, यहाँ पे एक पद ही हो जाएगी। इस तरह से लिख दो 6z/5 माइनस के √2। इसमें z की घात कितनी है दोस्तों? 1, तो ये एक पद ही कहलाई जाएगी। ठीक है ना, ये सारी एक पद ही कहलाई जाएगी। पद चाहे कितने भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक पद ही कहलाई जाएगी। नंबर बी, द्विघाती बहुपद। बाइनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द्विघाती नाम से पता चला दोस्तों, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है वो द्विघाती बहुपद कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाए जाएंगे। कैसे? जैसे आपने लिखा 3x² प्लस के 5x, जिसमें बड़ी घात जो है वो कितनी है? 2 है। x की घात यहाँ पे 1 है, लेकिन 1 नहीं, जो बड़ी घात होती है उसको उसकी घात कहा जाता है। x में यहाँ पे 1 भी है घात, और यहाँ पे x में 2 भी है घात, लेकिन जो बड़ी घात होगी उसको द्विघाती यानी कि उसको क्या कहा जाएगा? उसकी घात यानी डिग्री कहला जाएगा। इसकी डिग्री कितनी है दोस्तों? डिग्री 2 है। जो बड़ी घात होगी उसे काउंट किया जाएगा, छोटी घात वालों को काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे
वाई स्क्वायर माइनस के रूट 10/3। डिग्री कितनी है इसकी, घात कितनी है वाई की 2। चर राशि की घात देखते हैं यहाँ पे कितनी है। चर राशि जरूर दे रखी होगी तब उसकी घात के बारे में पता चलेगा क्या डिग्री है। 636 a की पावर 2 माइनस के 5a प्लस के रूट 11/10। ठीक है, इसमें देखना आप पहले तो ये पहचान करनी ये जो है वेरिएबल किस में है। ये वेरिएबल किस में, इसलिए चर राशि जो है किस में चर राशि है, ये ए में चर राशि है, ए में बनी है। किसमें, ये ए में चर राशि है। तो ए की सबसे बड़ी घात देखनी है आपको। ए की सबसे बड़ी घात क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे ए की घात 1 है। 1 को लिखो यहाँ, तो सबसे बड़ी जो डिग्री है वो ए है 2। तो इसकी क्या कहलाई जाएगी घात, इसकी घात 2 कहलाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, द्विघाती बहुपद ये होते हैं आपके द्विघाती बहुपद। नंबर 3 त्रिघाती बहुपद। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है। ऐसे बहुपद जिनकी घात क्या होती है, 3 होती है, वो त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। त्रिघाती बहुपद ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल ऐसे बहुपद दोस्तों जिनकी घात 3 होती है। जिस बहुपद की घात 3 होगी उसे ट्राइनोमियल बहुपद कहलाया जाएगा। जैसे आप लिख सकते हो माइनस के रूट 5/2 और u की पावर 3 प्लस 1। इसमें टर्म्स का कोई लेना देना नहीं है, इसमें केवल आपको घात देखनी है, उस बहुपद की घात कितनी है। तो मैं कहूंगा इसमें u फॉर अम्ब्रेला, u की घात कितनी है दोस्तों, 3 है। इसमें अचर राशि कितनी है, चर राशि सॉरी, इसमें चर राशि कितनी है दोस्तों, 1 है u, और u की घात कितनी है 3। तो ये 3 घात वाला बहुपद कहलाया जाएगा। जैसे 10/3 x की पावर 3 प्लस रूट 5/11 x स्क्वायर प्लस 101 x/70 प्लस माइनस के 85। दोस्तों सबसे पहले तो पहचान ये करनी है आपको कि इसमें कितनी चर राशियां हैं, चर राशि कितनी है। तो चर राशि यहाँ पे क्या है दोस्तों x, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों चर राशि x, और यहाँ पे भी क्या है चर राशि x है। तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी उसकी डिग्री कहलाई जाएगी, उसकी घात कहलाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, x की पावर यहाँ पे क्या है 2 है, और x की पावर यहाँ पे क्या है 3 है। तो इसकी जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है x है दोस्तों 300। तो इसमें x की घात क्या लिखी जाएगी 3। तो इसमें 3 घात वाला जो क्या है बहुपद है। टर्म्स कितने भी हो सकती हैं। ठीक है, 25 y की पावर 3 माइनस के 101/11। ये किसमें चर राशि है, ये y में चर राशि है। इसमें पूछेंगे दोस्तों ये जो बहुपद है किसमें चर राशि है, इसमें चर राशि क्या है, तो y चर राशि है, y में है। तो y की घात कितनी है 3। तो ये 3 घात वाला बहुपद कहलाया जाएगा। डी चतुर्घाती बहुपद।
चतुर्घाती बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चतुर्घाती, ऐसे बहुपद जिनकी घात 4 होती है, ऐसे बहुपद जिनकी घात 4 होती है तो क्या कहलाते हैं? चतुर्घाती बहुपद कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले आपको इसमें यह पता करना पड़ेगा कि ये चर राशि, ये जो बहुपद है किसमें चर राशि है। तो मैं देख रहा हूं दोस्तों, ये जो बहुपद है ये x में चर राशि है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा वाला बहुपद है, ये किसमें चर राशि है? ये दोस्तों y में चर राशि है। ये किसमें चर राशि है? y में चर राशि है। अब दोस्तों लास्ट वाला देखता हूं मैं, इनमें 5 a की पावर 4, 11 a की पावर 3, 135 a स्क्वायर बटे 11, 25 a बटा 17 माइनस 177। तो ये किसमें चर राशि है? किसमें चर राशि है? ये जो है दोस्तों ये a में चर राशि है। अब हम देखते हैं, जब ये x में चर राशि है तो यहाँ पे x की पावर कितनी है दोस्तों? x की पावर यहाँ पे 4 है, तो इसकी घात कितनी कहलाई जाएगी? 4 कहलाई जाएगी। ये y में चर राशि है, y की घात कितनी है दोस्तों? y की घात यहाँ पे कितनी है? 4। तो ये चतुर्घाती हो गया। और इसमें यहाँ पे a की पावर 1 लिखेंगे, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a की पावर 4 है। तो मैंने बता रखा जो हाईएस्ट पावर होगी उस चर राशि की, सबसे पहले देखेंगे चर राशि किसमें? a में चर राशि है। तो हमें दोस्तों ये देखना होगा कि a की जो सबसे बड़ी घात है, a की जो हाईएस्ट पावर है, a की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इसकी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात क्या होगी? 4 होगी। तो a जो है, a में ये जो बहुपद है वो a में चतुर्घाती बहुपद है। a में चतुर्घाती बहुपद है क्योंकि इसकी घात सबसे बड़ी क्या है? a की सबसे बड़ी घात 4 है। ठीक है, हम छोटी घातों को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाई जाएगी। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं इसके बारे में। तो 3 टाइप के बहुपद होते हैं। बहुपद कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 3 टाइप के। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों के आधार पर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पावर और डिग्री, एक घात के आधार पर होते हैं, डिग्री के आधार पर होते हैं। और एक क्या होते हैं दोस्तों? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, एक वेरिएबल के आधार पर होते हैं। 3। अब आता है दोस्तों बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक, जो हमारे चर राशियां हैं उनके गुणांक को निकालने आने चाहिए हमें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल वो किसमें भी हो सकता है। बहुपद के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जैसे दोस्तों मैंने आपसे ये क्वेश्चन दिया, 3x²
बटा 5 माइनस के 111/11 x प्लस के 5 ये दे दिया आपको। इसमें आपसे गुणांक पूछेगा, वो कोफिशिएंट निकलवाएगा। ये बताइए इस बहुपद में x का गुणांक क्या है, इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक क्या है। या यहाँ पे ये भी दे सकता है 5y माइनस के। इस बहुपद में y का गुणांक क्या है, तो आपको गुणांक निकालने आना चाहिए। गुणांक कैसे निकलते हैं आप इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। क्या होगा, जैसे आपसे पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप गोल कर दीजिए, इसको क्या कर देंगे हम, सर्किल कर देंगे। इसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो आपका कोफिशिएंट आ जाएगा निकल के। यहाँ पे क्या बचा 3/5। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया दोस्तों, 3/5 आ गया। यहाँ पे क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, प्लस का, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता। इस चीज को दिमाग में फिक्स कर लो दोस्तों, जिस टर्म्स का, जिस पद का कोई चिन्ह नहीं होता है उसका चिन्ह हमेशा प्लस होता है। ये अंडरस्टूड है, ठीक है। जिस पद का कोई चिन्ह नहीं होता, यहाँ पे आपको इसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता, इसका चिन्ह जो है वो प्लस है, ठीक है। तो उसको प्लस लिखो या लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए, वो पूछेगा एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो दोस्तों एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स को राउंड कर दीजिए। क्या बचा आपके पास 111/11 है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह और दिखाई दे रहा है आपको, माइनस है, तो माइनस लगा के लिखना पड़ेगा आपको दोस्तों। माइनस के 111/11 ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया। वो पूछने लगा कि y का गुणांक बताइए, y का गुणांक। y को क्या कर देंगे आप, जिसका गुणांक पूछेगा उसको राउंड कर देंगे हम। क्या बचा दोस्तों हमारे पास 5 बचा, कहेगा माइनस में, तो माइनस लगा के आपको इसको लिखना पड़ेगा। माइनस के 5 इसका गुणांक हो गया दोस्तों। इसी तरह से हमारे जो है कोफिशिएंट फाइंड आउट करे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, कितना ही बड़ा होगा, जिसका भी कोफिशिएंट निकलवाएगा वो आपको इस तरह से निकालना है, ठीक है दोस्तों। वो कहने लगा √5/3 y स्क्वायर प्लस के 15/13 y प्लस के 10 ये दे दिया आपको, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। इसमें दोस्तों हमें कोफिशिएंट निकालने हैं। ये सबसे पहले देखो, एक चर जो है, ये बहुपद किसमें चर है, किस चर राशि में है, ये y चर राशि में, क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ठीक है दोस्तों। ये y में चर राशि है। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ये y में चर राशि है। अब इसमें चाहे वो घात बीज जाओ, चाहे कोफिशिएंट निकलवाओ, वो निकलना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट बीजेगा वो इसने कहा कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए दोस्तों। तो y स्क्वायर का गुणांक बताना है दोस्तों आपको, y स्क्वायर का गुणांक। तो y स्क्वायर को क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे। क्या बचा दोस्तों आपके पास, √5/3, तो उसको लिख देना मानसक के रूप में √5/3। क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस चिन्ह आप लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट में पूछ रहा है दोस्तों y का कोफिशिएंट बताइए, y का गुणांक। y को राउंड कर दीजिए। तो दोस्तों ये गुणांक निकालने के लिए दिया है। इसमें आपसे पूछेगा दोस्तों इस क्वेश्चन में कि y की पावर 0 का क्या गुणांक है, y की पावर 0 का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 0। लेकिन हमें पता है कि y की पावर 0 तो है नहीं दोस्तों, y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, y की पावर 0 नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम y की पावर 0 लगा देंगे अपने पास से। जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें y की पावर 0 लगा देंगे, क्योंकि y की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। वेरी गुड, शाबाश। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है, और 1 की गुणा 10 में करेंगे तो 10 × 10 ही आएगा। इसलिए y की पावर 0 कांस्टेंट अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो y की पावर 0 इसकी इसे हम सर्किल कर देंगे, इसे राउंड कर देंगे। तो दोस्तों y की पावर 0 का कांस्टेंट क्या, कोफिशिएंट क्या आ गया, देखो, वेरी गुड, -10, शाबाश, -10। तो ये इस तरह से कोफिशिएंट निकल जाते हैं।
ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और कुछ बातें हैं दोस्तों जो आपको स्पेशली में ध्यान रखनी पड़ेगी। किसी भी चर राशि में, किसी भी अचर या चर राशि में एक से गुना व भाग, किसी भी चर या राशि में एक से गुना या भाग करने पर उनका मान अपरिवर्तित रहता है। किसी भी चर या अचर राशि में अगर हम एक से गुना करेंगे या एक से डिवाइड करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे या एक से डिवाइड करेंगे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैल्यू वही रहेगी, उसका मान अपरिवर्तित रहता है। उसका मान समझ लो चर और अचर राशि के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करो यहाँ पे आपको x है, ये सिंगल वैल्यू है, ठीक है, और आप कहने लगे कि मुझे x है, यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो एक से अगर आप गुना करोगे तो भी इसकी एक वैल्यू रहेगी, अगर आपको x से 1 से डिवाइड करोगे तो भी इसका मान 1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी सहूलियत के अनुसार क्वेश्चन में करे जाते हैं, ठीक है, अपनी सहूलियत के अनुसार जैसा क्वेश्चन मांगता है उसके अनुसार हमें इनको करना पड़ता है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है, एक से गुना करेंगे या एक से भाग करेंगे किसी भी वैल्यू में A to Z, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, जैसे ये है 3x², ठीक है, या केवल ये x² ही है, x की पावर 200 है, ठीक है दोस्तों, x की पावर 200 है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल है और ये होगी होल नंबर होगी, इसमें हमें कांस्टेंट वैल्यू शो करनी है, तो इसमें आप क्या करोगे 1 into x की पावर 200 करोगे। अब 1 की गुणा इसमें करोगे, 1 की गुणा जिसमें भी करोगे उसका मान वही आएगा जो वो संख्या होती है, यानी कि वो वैल्यू क्या आ जाएगी x की पावर 200 ही आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये करिए आपने माइनस के 100 है, इसे आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसे आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये फ्रैक्शन में कैसे चेंज हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 100 और इसके बटे की फ्रैक्शन p बटे क्यू, परिमेय संख्या के रूप में लिखना हो या फ्रैक्शन में तब्दील करना हो तो ये क्या हो गया p बटे क्यू, ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये फ्रैक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर आप एक से डिवाइड कर रहे हो 100 को, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही रहेगी जो इसकी वैल्यू है माइनस के 100, एक से डिवाइड कर लो आप, ठीक है, तो इसकी वैल्यू वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने वाला ये है अगर एक से किसी संख्या में गुना या भाग करेंगे तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सेम एज इट इज रहेगी। ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चन में करना पड़ सकता है हमें इस चीज को, ठीक है ना, अपनी तरफ से करने पड़ते हैं। तो ये नंबर 1 पॉइंट हो गया कि किसी भी चर या अचर राशि में या किसी भी संख्या में एक से गुना या भाग करने पर उस संख्या में के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, वो संख्या एज इट इज रहेगी। केवल ये तो हमें अपने पास से दिखाना पड़ता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी चर या अचर राशि की घात 0 होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है दोस्तों।
किसी भी चर या अचर राशि की घात अगर शून्य है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। अब जैसे सपोज करो वेरिएबल है कोई x है, x की पावर 0 ले ली तो इसका मान क्या हो जाएगा? 100/15 या 13 y की पावर 0 ले ली तो इसका मान क्या हो जाएगा? 100/13 हो जाएगा, क्योंकि y की पावर 0 का मान तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, और 1 की गुना 100/13 में करेंगे। 100/13 × 1 = तो किसी चर राशि या चर राशि का मान लीजिए है 1000 की पावर 0 है, इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। सीधा एक लिखो, किसी की भी पावर 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। 125 y/11 और इस पूरे की पावर क्या है? 0, तो इस पूरे की ही वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो 0 है इस पूरे की पावर है। 125 की अलग पावर है, y की अलग पावर है और 11 की अलग पावर है। इस पूरे की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो किसी की भी घात चर या अचर राशि हो, कोई सी भी हो सकती है, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वास्तविक संख्याएं या जो चर राशि है हमारी वेरिएबल है, किनकी भी संख्या 0 होने पर उनका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। जैसे पहचान करवा रहे हैं, क्या y एक बहुपद है? क्या y एक बहुपद है? तो बहुपद के हमारे पास क्या है कि दोस्तों 3 चीजें होती हैं। हमारे पास सबसे पहले कांस्टेंट होना चाहिए, फिर वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर कोई भी क्या होनी चाहिए? होल नंबर, यानी कि चर राशि, और चर राशि की घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो हमारी बहुपद की डेफिनेशन है वो क्या है दोस्तों? बहुपद इक्वल टू किसके इक्वल होता है? चर राशि या चरपद और चरपद और की घात पूर्ण संख्या। जैसे 3 टर्म्स है, अगर इन तीनों शर्तों को हम पूरा कर देते हैं, यहाँ पे चर राशि इंटू चर राशि की घात पूर्ण संख्या, 3 चीजें हैं, चर और पूर्ण संख्या। इसको अगर हम वेरीफाई करा देते हैं तो हमारा बहुपद है, अदरवाइज नहीं है। अब जैसे y है तो दोस्तों y को क्या करोगे आप? मैंने क्या अभी कहा था 1 की मल्टीप्लाई करी हमने y में तो कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, और इसकी घात क्या लिख दी? 1 ही लिख दी हमने। किसी की घात, किसी भी, इस चीज को नोट कर लेना दोस्तों, किसी भी चर या अचर की घात 1 लिखने पर उसका मान अपरिवर्तित होता है। किसी भी चर या चर राशि की घात 1 लिखने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, वो एज इट इज रहती है। 1 से गुना करो या भाग करो या किसी की घात में 1 लिखो तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दोस्तों ये है आपका 5 है, तो मैंने कहा 5 की घात 1 लगा दी मैंने यहाँ पे, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ 1 लगाने पर केवल। 3x/4 है, मैंने कहा 3 की घात 1, x की घात 1 और 4 की घात 1। देखो ये क्या है? चर है दोनों, 3 और 4, इनकी घात भी 1 लगा दी, और यहाँ पे चर क्या है? x में, इसकी घात भी 1 लगा दी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिखने पर घात में उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैल्यू एज इट इज रहती है। इसको यही लिखा जाएगा 3x/4। ठीक है दोस्तों।
अब देख लीजिए यहाँ पे बहुपद p ये y में है, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया y। तो y 1 की मल्टीप्लाई करते अपने पास से 1 की गुणा करने पर या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए चौरासी में अभी लिखवाया पॉइंट। ये 3 पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको हर वक्त दिमाग में फिट करके रखना पड़ेगा। और y की घात 1 लिख दिया, क्योंकि किसी की घात 1 तो हमेशा रहती है, उसे लिखो या ना लिखो, अपनी सहूलियत के अनुसार हमें लिखना पड़ता है। हमें यहाँ पे ये शो करना है कि ये बहुपद है या नहीं है, तो उसे हमें पूरा दिखाना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि ये चर राशि है, ये अचर राशि, और इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है। तब हम उसको डिफाइन कर पाएंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब आपने देखो यहाँ पे कर दिया, क्योंकि y की घात 1 है तो इसका मान y ही रहेगा, नहीं चेंज होने का, ठीक है। तो 1 इंटू वाई, 1 क्या है, अचर राशि है, 1 क्या है, अचर राशि है। अब अचर राशि के बारे में तुम्हें बता रखा पहले से ये दोस्तों, समस्त वास्तविक संख्याएं या सारी वास्तविक संख्याएं अचर राशि में शामिल होती हैं, ठीक है। चाहे वे रूट वाली हो, चाहे वे बटे वाली हो, चाहे माइनस वाली हो, ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं हैं वे सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्या में क्या क्या शामिल होती है, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। तो ये अचर संख्या होगी, ये चर राशि होगी, और इसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नो नेगेटिव नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलती चली जाएगी, प्लस वाली संख्या या नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा पूरा फॉर्मूला बैठ गया। अचर पद है हमारे पास, चर है, और चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये किसका मतलब क्या है, ये बहुपद है, ठीक है। भाई क्या है, बहुपद है। अगर वो आपसे पूछने लगे √3 बटा 2 और y की पावर 0, y की पावर 0, क्या ये एक बहुपद है, इसकी पहचान करो। हमारे पास 3 चीजें हैं पहचान करने के लिए। सबसे पहले देखो ये क्या में बहुपद है, y में, तो इसको py लिखा जाएगा दोस्तों, पॉलिनोमियल इन y, बहुपद y में, तो इसको बनाइए। अचर पद तो हमारे पास दे ही रखा है, ये तो हो गया चर पद। चर पद क्या है, y, और y की घात क्या है, 0, और y की घात कितनी होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है दोस्तों, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 ये पूर्ण संख्या होती है। तो अचर पद भी आ गया, चर पद भी आ गया, और इसकी संख्या घात क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। अगर वो आपसे कहने लगा 3 z की पावर 5 माइनस के 2/3, ये चर राशि किसमें है दोस्तों, जेड में। चर राशि किसमें है, ये जेड में। तो बहुपद ये क्या है, जेड में बहुपद है, ठीक है। पॉलिनोमियल किसमें है, जेड में। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये क्या है, बहुपद है या नहीं है। तोड़ लो इसे, तोड़ने का काम है हमारा। सबसे पहले क्या करा आपने, 3/5 लिखा, और जेड क्या हो गया, चर राशि होगी, इसकी घात कितनी होगी, माइनस के 2/3 होगी, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, 3/5 कैसी संख्या है दोस्तों, अचर, ठीक है, सही है, बिल्कुल अचर है। अब आगे क्या है दोस्तों, जेड कैसी राशि है, चर राशि है, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चर राशि होनी चाहिए। इसकी घात कैसी होनी चाहिए दोस्तों, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, आपको बताया 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्या ये क्या दोस्तों, यहाँ पे तो माइनस है, तो हमारी ये वाली शर्त यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे अचर राशि बिल्कुल सही है, यहाँ पे चर राशि है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो ये घात है ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारी तीसरी जो शर्त है ये पूरी नहीं कर रहा है। हमारी तीनों शर्त पूरी होनी चाहिए, यहाँ पे अचर राशि होनी चाहिए, यहाँ पे चर राशि होनी चाहिए, और यहाँ पे पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब वो हमारा एक बहुपद कहला जाएगा। अदरवाइज वो बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है, नेगेटिव है दोस्तों, इसकी घात क्या है, नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद की पहचान करना भी आसान है। देखो दोस्तों, वो कहने लगे बताइए 0 बहुपद है या नहीं है, 0 बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो P, अब 0 है तो 0 की किसी भी गुना करोगे सबको 0 कर देता है, सबको अपने जैसा बना देता है अगर उसके गुना करोगे। तो हमने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने पास से क्या करा, 0 में 0 इंटू ए लिख लिया। कुछ भी लिख सकते हो, चर राशि कुछ भी लिख सकते हो,
ABC, XYZ, PQR, UVW, A to Z आप जो चाहे वो लिख सकते हो, बस चर राशि होनी चाहिए। तो मैंने A लिख दिया यहाँ पे, और A की घात क्या बना दीजिए दोस्तों, 0 बना दी। क्योंकि अगर मैं A की घात A लिखूंगा, 1 भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये तो 0 है, 0 की गुणा करोगे तो कुछ भी हो जाएगी। लेकिन लिखनी आपको पूर्ण संख्या है, 0 से लेकर कहीं तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहीं तक इन्फिनिटी तक। अभी देखो ये चर राशि है, ये चर राशि, और इसकी घात कितनी है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगी, सेटिस्फाई कर गया। हमारे तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ये चर राशि होगी 0, ठीक है, ये चर राशि होगी A, और इसकी घात कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 से गुणा करोगे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, ठीक है। चाहे 100 लिख लो, 1000 लिख लो, 10,000 लिख लो, 500 लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा घात में, लेकिन होनी चाहिए क्या, पूर्ण संख्या। तो तीनों पॉइंट चर राशि, चर राशि, पूर्ण, ये क्या हो गया है, यस, ये बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद की पहचान करनी आपको 3 पॉइंटों से करनी पड़ेगी, अचर राशि, चर राशि और पूर्ण संख्या, होल नंबर। इन तीनों चीजों के बारे में आप उसको वेरीफाई करिए और आपको पता चल जाएगा कि ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है दोस्तों।